जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप देख ही चुके होंगे प्रासरण। तो हमें आज के इस वीडियो में प्रासरण दाब और प्रासरण को डिस्कस करना है। ठीक है, एक एक बात को आपको जो है मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझना है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर आप नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको प्रासरण होता क्या है। और इसको समझने के लिए हमें आना होगा अपने एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, अगर हम ये एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे तो प्रासरण दाब, मेरा ये मानना है कि प्रासरण दाब को आपको जो है बुक से या नोट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल प्रैक्टिकल समझने से ही आपकी खोपड़ी के अंदर प्रासरण घुस जाएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको। तो मैं पहले ही मिटा दूँ प्रासरण और पहले इसके प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे अपने इस पॉइंट पे। बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, ये एक बर्तन बना दिया मैंने यहाँ पे। अब इस बर्तन के अंदर एक तो है आपका जल, कह लो जल, मतलब एक है विलायक। और आपको बहुत अच्छे से पता कि जब हम इस जल के अंदर कोई विलेय घोलेंगे ना, इस जल के अंदर जैसे ही कोई विलेय घोलेंगे तो ये बन जाएगा विलियन। क्या बन जाएगा? ये विलियन बन जाएगा जैसे हम इसके अंदर कोई विलेय घोलेंगे। ठीक है भाई, इतनी तो बेसिक बात है कि जब किसी विलायक में कोई विलेय घोल देते हैं तो उसका बन जाता है विलियन। अब अगर मैं आपको कहूं कि विलेय के साथ यहाँ पे नमक हो सकता है, या फिर चीनी हो सकती है, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जल के साथ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम मान के चलेंगे नमक। ठीक है, क्या मान के चलेंगे? नमक मान के चलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे कि मेरे पास तीन छलनी टाइप की इस तरह की है। एक तो प्लेट ले ली मैंने, किसकी? पॉलीथीन की ले ली, पॉलीथीन जिसे आप पन्नी कहो, पॉलीथीन। तो मैंने एक परत तो ले ली पॉलीथीन की, और दूसरी परत ले ली मैंने किसकी? छलनी की। जैसे चाय छानने की छलनी होती है ना, इस तरह की आकृति की एक ले ली मैंने ये छलनी। देखो एकदम छलनी जैसा डिजाइन बना दिया। ठीक है, एक ले ली मैंने ये छलनी, और इसके बाद एक ले लिया मैंने यहाँ पर, इसमें छलनी में तो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे क्या हैं, खन्ने से बने हुए हैं, जो जैसे चाय छानने की छलनी में खन्ने से होते हैं ना, उसी तरह से। और एक है मेरे पास यहाँ कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड, साइनाइड। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना कि प्रैक्टिकल है कैसे। जैसे कि मैं अभी आपको बताया था, अगर आप ये प्रैक्टिकल समझते हो ना तो प्रासरण आपकी खोपड़ी के अंदर ऐसा सेट हो जाएगा कि भुलाए बिना भूले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है यहाँ पे, ये जो आपने विलियन तैयार कर रखा था ना वीप पर, जल का और नमक का जो घोल तैयार कर रखा था बच्चों, जब आप इस नमक के घोल को यानी कि इस विलियन को पॉलीथीन में डाल लोगे ना तो ये छनेगा नहीं। क्यों नहीं छनेगा? क्योंकि इसकी जो परत होती है ना, प्लास्टिक की पन्ने की परत जो होती है, एकदम चिकनी होती है, यानी कि ये चीजों को अपने अंदर से किसी को भी आन जान नहीं देने का। और जब कोई ऐसी परत हो जो किसी की भी अणुओं को आने जाने ना दे, समझो मेरी बात ध्यान से, किसी के अणु को मतलब ना तो विलायक के अणु इसके आर पार निकल सके और ना ही विलेय के अणु इसके आर पार निकल सके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लास्टिक की परत आप देख रहे हैं ना, जिसे आप पॉलीथीन कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कैसी झिल्ली? ये है अपारगम्य झिल्ली। क्या कहेंगे इसको? अपारगम्य झिल्ली। तो मैंने कहा इसका नाम मैं रख दूं अपारगम्य, अपारगम्य झिल्ली। बताओ आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? यह अपारगम्य झिल्ली है। क्यों है? क्योंकि यह तो न तो ये विलायक को आने जाने देगी और ना ही ये विलेय को आने जाने देगी, यानी कि किसी को भी अपने अंदर से आने जाने नहीं दे रही है। इसका मतलब ये अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ पे झिल्लियों के बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे छलनी की। अगर हम इसी विलियन को इस छलनी में डाल दें तो क्या होगा? होगा ये कि जो आपका विलायक है और जो विलेय है, यानी कि नमक का पूरा विलियन, इसके अंदर छण के आर पार निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है,
यकीन ना रहा हो प्रैक्टिकल करके देख लो आप अपने घर पे भी, इतना मुश्किल प्रैक्टिकल नहीं है ये। जब आप नमक के पानी को अपनी चाय छानने वाली छन्नी में से, ठीक है, या फिर मम्मी की साड़ी के अंदर से निकाल लोगे ना, तो दोनों के दोनों का जो विलेय और विलायक है बड़े आराम से आर पार निकल जाएंगी। तो जब ये दोनों आर पार निकल जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो झिल्ली होगी, ये जो मेम्ब्रेन होगी, ये होगी हमारी पारगम्य, पारगम्य झिल्ली, या आप इसको परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हो। परमिएबल, पारगम्य झिल्ली, ठीक है, पारगम्य झिल्ली। अच्छा एक चीज बताओ, ये और ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा अपारगम्य झिल्ली मीन्स जब हमारे पास इस तरह की परत हो कि जिसमें विलायक या फिर विलेय किसी के भी अवयव बाहर और अंदर ना आ जा सके, तो उसको हम कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। लेकिन अगर दोनों के दोनों अवयव यानी कि विलेय और विलायक दोनों ही क्षण के अलग हो जा, तो इसको कहते हैं पारगम्य झिल्ली। सिंपल। चलो अब अगले तरफ देखते हैं। इसमें अब मैंने ले रखा है यहाँ कॉपर फेरोसाइनाइड। तो मैंने ये देखा प्रैक्टिकल में कि जब मैं इस घोल को, इस विलियन को, जो भी है ये, जब इस के ऊपर डालता हूँ, इस झिल्ली के ऊपर डालता हूँ, तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो विलायक के अणु हैं यानी कि जो जल के अणु हैं वो तो आर पार निकल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए प्रतिबंध हो जाता है, जैसे नमक के लिए। तो ये नमक के अणु को अंदर नहीं आने जाने देगा, तो नमक को ये बाहर ही रोक लेगा कि तुझे जाने की अंदर इजाजत नहीं है। और जब ये नमक के अणुओं को रोक लेगा बाहर, तो इसका मतलब ये है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध का मतलब आधी, यानी कि ये कुछ चीजों को तो आने दे रहा है लेकिन कुछ चीजों को आने जाने नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस झिल्ली को हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली आपको समझ में आया। इसको शॉर्टकट में एसपीएम के नाम से भी जानते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अगर आप केमिस्ट्री की लैब में हो ना और आपको कोई ये कहे कि सबसे अच्छा अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन है, तो आप कहोगे कॉपर फेरोसाइनाइड, क्योंकि लैब में आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली अगर चाहिए तो आपको केवल इसी तरह के कोई ना कोई कंपाउंड मिल सकते हैं, अंडा वगैरह या फिर अंगूर वगैरह वहां नहीं उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो मैं चलो इसकी डेफिनेशन लिख रहा, देखो। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, ये जो हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, इसमें खासियत ये है कि ये केवल जो हमारे विलायक के अणु हैं उसी को ही अपने अंदर से आने जाने देती है, और जो विलेय के अणु हैं उनको ये अपने अंदर से आने जाने नहीं देती। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे यही अर्धपारगम्य झिल्ली। तो सबसे पहले मैं इसी की डेफिनेशन यहां पे लिख दूंगा, अर्धपारगम्य झिल्ली अंग्रेजी में लिखना चाहो आप लिख सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या बच्चों आप इसको एसपीएम के नाम से भी जानते हो, ठीक है। एसपीएम भी आप इसको कह सकते हो शॉर्टकट भाषा में। जैसे कि मैं आपको भी बताया, क्या बताया, कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना, ये केवल विलायक के अणुओं को तो आने जाने देती है ना, विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देती, इसीलिए इसका नाम अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो मैं सेम ऐसा ही लिखूंगा, देखो। हमें बता दिया, ज्यादा समय नाटक करने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाए इतना ही बहुत है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये अर्धपारगम्य झिल्ली वाला क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ जब हम परासरण दाब पढ़ेंगे या परासरण पढ़ेंगे तो इससे संबंधित जो है आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, और इसमें एसपीएम का विशेष योगदान है, ठीक है, इसलिए बताना पड़ रहा, और कोई खास वजह नहीं है इसकी। तो वह झिल्ली जिससे होकर विलायक के अणु गुजर सकते हैं लेकिन विलेय के नहीं, विलेय के नहीं, यही तो बताया मैंने भी, यहाँ देखो, विलेय के नहीं। तो इसी को हम क्या कहेंगे भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे
ये शॉर्टकट में लिख रहा एसपीएम कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एसपीएम। अगर इसके एग्जाम्पल भी लिखना चाह रहे हो तो देख लो, इसके एग्जाम्पल भी लिख देंगे। एक तो यही होगा कॉपर फेरोसाइनाइड, जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है। और एक दो और लिख लो, किशमिश, किशमिश भी ऐसा ही है, मैं उसी किशमिश की बात कर रहा जो खाने वाला किशमिश है, ठीक है। ये कोई अलग से किशमिश नहीं है। कभी आप लोग ये सोच लोगों की केमिस्ट्री में कोई अलग से किशमिश होता होगा, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये जो खाने वाला किशमिश है वो यही है, खाने वाला किशमिश, ठीक है। अच्छा, अंगूर भी है इसका एग्जाम्पल, क्या है, अंगूर, या अंगूर का छिलका कह दो, अंगूर का छिलका, ठीक है। अच्छा, अंडा भी तो होता है, अंडे की जो बाहर की परत होती है ना, अंडे की परत, तो अंडे की जो बाहर की परत होती है, बाहर की जो लेयर होती है एग की, तो वो भी कैसी होती है, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, क्योंकि वो भी विलायक के अणुओं को तो आने जाने देती है, लेकिन विलय के अणुओं को आने जाने नहीं देती, ठीक है। और तो और जो हमारी त्वचा है ना, क्या है, त्वचा, यानी कि जो हमारी खाल है, स्किन जो है, वो भी कैसी है, अर्धपारगम्य झिल्ली ही होती है। आप समझ सकते हो कि गर्मियों के दिनों में शरीर के अंदर से पसीना तो बाहर आ जाता है, लेकिन खून वगैरह या फिर आपने जो भी कुछ खा रखा हो वो शरीर से बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब ये हुआ कि त्वचा भी एक तरह से क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, क्योंकि ये सारी चीजों को आने जाने नहीं देता है ना। इतना समझ में आ गया आपकी, तो इसको आप नोट कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो, फिर मैं आपको बताता हूं। अब हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस या परासरण के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको भी मैं एनसीईआरटी प्रैक्टिकल के बेस पे ही आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैं आपको शुरू में भी बताया था कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा कि कभी निकलेगा नहीं। तो देखो जरा, परासरण क्या होता है। अभी अर्धपारगम्य झिल्ली का थोड़ा सा रोल है, इसीलिए मैं आपको पहले वो बताया। देखो, मान लीजिए मेरे पास एक ये बर्तन है, बड़ा सा बर्तन बढ़ा लेंगे, हाँ ये बढ़ा लिया मैंने बर्तन, ठीक है, ये बना लिया मैंने बर्तन। अब इस बर्तन के अंदर आपको करना क्या, इस बर्तन के अंदर आपको एक परत लेनी है, और वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। इसका नाम रख रहे हैं हम एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पे ले ली हमने अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसमें करना क्या आपको, ये दोनों साइड होगी बर्तन की अलग अलग, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें एक तरफ तो भर देंगे आप तनु विलयन। अब ये तनु विलयन किसका हमें नहीं पता, लेकिन ये विलयन जो भी है ये है तनु। तनु मतलब ऐसा विलयन जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी हो और दूसरी कोई विशेष चीज कम हो, विशेष चीज मतलब विलय कम हो। तो ये मेरे पास क्या है, तनु विलयन है। और एक तरफ ले लेंगे हम कौन सा विलयन, एक तरफ ले लेंगे हम थोड़ा सा सांद्र विलयन, जिसको आप कहते हो कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो सांद्र विलयन आपने भर लिया यहाँ पे, सांद्र विलयन, ठीक है। अब देखो आप इसका खेल क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे सब, आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा जो हमारे पास तनु विलयन होता है ना, तो तनु विलयन के जो अणु होते हैं, तो चूंकि उसमें विलायक ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो अणु हैं, यानी कि विलायक के जो अणु हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, ठीक है। जो तनु विलयन होता है, तो तनु विलयन में जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जब उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जिगजैग यानी कि ब्राउनी गति बहुत तेज़ी से होती है। और जब इसके अंदर ब्राउनी गति तेज़ी से होगी तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे में तेज़ी से टक्कर मारेंगी। बात को समझ रहे हैं आप। मैंने कहा कि जब इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है ना, तो ये जो अणु इसके अंदर है, तो ये क्या करेंगी, ये तेजी से टक्कर मारेंगे एक दूसरे में, यानी कि यहाँ ब्राउनी गति उत्पन्न करेंगे। और आपको मैं ये बात चैप्टर के शुरुआत में से ही बताता आ रहा हूँ कि जब हमारे पास ब्राउनी गति ज़्यादा हो रही हो या फिर
गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि ये वाष्प दाब को ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो यानी कि वाष्प दाब तनु विलयन का ज़्यादा होता है। ठीक, ये तो बेसिक बात है। तो तनु विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये इसमें सारे के सारे जो है टक्कर मारना शुरू करेंगे। यहाँ भी ये भी टक्कर मारेंगे, ये भी टक्कर मारेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि हर साइड में टक्कर मारेंगे। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो हमारे पास सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसके अंदर क्या हो, शुद्धता बहुत ज्यादा हो, यानी कि विलायक तनु ना हो, विलायक एक तरीके से एकदम शुद्ध अवस्था में हो, जैसे H2SO4 HNO3, मतलब बहुत ज्यादा ये सांद्र है, कंसंट्रेट है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर गति बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर भी गति है। जब इसके अंदर भी गति है तो इसका मतलब ये है कि ये अणु धीरे धीरे गति करेंगे। ठीक है, ऊर्जा तो इनके पास भी है। अब जब ऊर्जा इनके पास है तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे में टक्कर मारेंगे। ठीक है, जब ये एक दूसरे में टक्कर मारेंगे ना, तो पता क्या होगा, यहाँ भी प्रासरण दाब यानी कि वाष्प दाब इनका बढ़ेगा। ठीक, अब जब इनका वाष्प दाब बढ़ेगा यहाँ से, हालांकि तनु विलयन की तुलना में इनका ऊर्जा का मान थोड़ा कम है, तो ये टक्कर भी कम ही मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर, ये बात है। ठीक है, अब ये भी इधर टक्कर मारेंगे, यहाँ से इधर टक्कर मारेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसा कह लो कि जो सांद्र विलयन है ना, जो इसके अणु हैं, वो तो है एक तरीके से मोटे आदमी के लिए, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो मोटे आदमी के लिए तो मान लें हम सांद्र विलयन, और जो पतले दुबले आदमी हैं उनके लिए मान रहे हम तनु विलयन। और आप इतना तो समझते होंगे कि अगर एक पतले की और एक मोटे आदमी की दौड़ लगाई जाए तो इनमें से कौन जीतेगा, पतले वाला जीतेगा। ठीक है, तो ये तेजी से गति करेंगे, यानी कि तनु विलयन के छोटे छोटे अणु हैं, ऊर्जा ज्यादा है। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खेलता दौड़ता भागता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और बड़े के अंदर बड़े अणुओं के अंदर ऊर्जा कम होती है, हालांकि ये भी गति करते हैं लेकिन ये ज्यादा गति करते हैं। ठीक है, और इनका वाष्प दाब भी ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो आपको SPM परत दिख रही ना, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास तनु विलयन है, इन तनु विलयन के अंदर जो विलायक है वे यहाँ से निकलना शुरू करेंगे और निकल के सांद्र की तरफ जाना प्रारंभ कर देंगी। बात समझ में आ रही? जब ये यहाँ से निकल के सांद्र विलयन की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो इसी घटना को हम प्रासरण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई क्या नहीं आई? चलो मैं इसको एक बार फिर समझाता हूँ। जब हमारे पास चित्र में एक तरफ सांद्र विलयन हो, एक तरफ तनु विलयन हो, तो सांद्र विलयन का जो दाब होता है वो कम होता है तनु विलयन की तुलना में। अगर मैं आपको एक सीधा सीधा क्वेश्चन दे दूं कि इसका जो दाब है वो P1 है और इसका जो दाब है वो P2 है, तो किसका ज्यादा है? P1 का ज्यादा है। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, P1 ग्रेटर देन P2, यानी कि P1 का वाष्प दाब ज्यादा होता है किसकी तुलना में? P2 की तुलना में, क्योंकि P2 की तरफ तो सांद्र विलयन भरा हुआ और P1 की तरफ कौन भरा हुआ? तनु विलयन। तो इसका मतलब ये है कि तनु विलयन के अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, और जिसके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो वाष्प दाब ज्यादा उत्पन्न करेंगे। और जब ये वाष्प दाब ज्यादा उत्पन्न करेंगे तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसके जो विलायक के अणु हैं वो यहाँ से मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे, और गति कहाँ करेंगे? सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे, और इसी घटना को हम प्रासरण कहते हैं। बताओ समझ में नहीं आई क्या बात? तो चलो एक बार में इसको थोड़ा सा लिख दूं। देखो, तनु विलयन की अणुओं का ठीक है, तनु विलयन के अणुओं का सांद्र विलयन के अणुओं की ओर चलना, अणुओं की ओर गति करना नु लिख दो या चलना लिख दो, गति करना। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ भी गया ना
तो आप लोगों को जैसे मैं समझा रहा ना प्रैक्टिकल के बेस पे, अगर आप ऐसे भी लिख दो अपनी भाषा में बना बना के, तो भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रटने से बढ़िया तरीका है कि आप इसको प्रैक्टिकली बेस पे समझा सकते हो। या आप ऐसा कह सकते हो कि तनु विलयन में जो विलायक के अवयव होते हैं उनका अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर जाना, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना। मैंने कहा तनु विलयन के विलायक, तनु विलयन के विलायक अणुओं का एसपीएम द्वारा अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करना, विलयन की ओर गति करना, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ठीक है, बताओ ये आपको समझ में आया क्या? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि तो अब इसके बाद हम प्रासरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रासरण, प्रासरण के प्रकार, टाइप ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, प्रासरण के प्रकार। तो बच्चों प्रासरण जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी आता नहीं कि प्रासरण कितने प्रकार का होता है, लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से सवाल बन सकता है। प्रासरण के प्रकार, प्रासरण के प्रकार मैंने हिंदी में भी लिख दिया, अंग्रेजी में भी लिख दिया। ठीक है, प्रासरण के प्रकार, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूपी बोर्ड वाला बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों में भी लिख सकता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रासरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप प्रैक्टिकल पे एकदम नजर गड़ा के रखेंगे तो। ठीक है, देखो जरा, तो प्रासरण फिलहाल दो प्रकार के हैं भाई आपके पास। एक तो है अंतः प्रासरण, अंतः प्रासरण, दोनों को प्रैक्टिकल के हिसाब से समझाएंगे। अंतः प्रासरण, और एक होता है आपका बाह्य प्रासरण, बाह्य प्रासरण। आप ऐसा लिख सकते हो अंग्रेजी में एंडो ओस्मोसिस और एक्सो ओस्मोसिस। चलो मैं लिख रहा एंडो ओस्मोसिस, ओस्मोसिस। ठीक है, और ये क्या है? एक्सो ओस्मोसिस। ठीक है, एक्सो ओस्मोसिस, एंडो ओस्मोसिस। अब इसमें आपको करना क्या, देखो अंतः प्रासरण का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक बर्तन हो, क्या हो? एक बर्तन हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल के बेस पे बता रहे, रटने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आपके पास एक बर्तन है और बच्चों इसमें भर लिया आपने पानी, पानी कह लो, जल कह लो, कुछ भी कह लो, पानी भर लिया। ठीक है, जल भर लिया इसमें। जब आपने इसके अंदर पानी भर लिया और आपको पता कि पानी क्या है, पानी बहुत ज़्यादा तनु है ना, बहुत ज़्यादा तनु है पानी। अब इसके अंदर अगर आप कोई ऐसी चीज डालो, जैसे आपने अंगूर डाल लिया, क्या डाल लिया आपने इसके अंदर? अंगूर, अलग कलर से दिखा रहा मैं, इसके अंदर डाल लिया आपने अंगूर। हालांकि अंगूर जब आपने डालना तो आपको भी नहीं पता ना, अंगूर को पता कि इसके साथ क्या होगा, लेकिन क्या होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो अंगूर की परत होती है, अंगूर की परत क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना। अभी एग्जाम्पल में मैं आपको बताया भी था कि अंगूर की जो परत होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो भी चीज भरी हुई है, अंगूर के अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ वो कैसा होगा? सांद्र होगा भाई, वो तो शुद्ध अवस्था में होगा, तो एक तरीके से कैसा होगा? वो सांद्र होगा, कंसंट्रेट होगा। अंगूर के अंदर जो भी रस वगैरह भरा हुआ होगा तो कैसा होगा? सांद्र होगा। अब यहाँ होगा क्या? ये जो परत आप देख रहे हैं रेड वाली, ये क्या काम करेगी? ये तो करेगी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम। अब ये जल है, तो ये जो जल के अणु है ना, ये इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर यहाँ गति होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अंगूर फूल के मोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अंगूर फूल के मोटा हो जाएगा भाई। जब इसके अंदर सांद्र विलयन
भरा हुआ है और ये बाहर क्या है, जल। जल क्या है, एक तरीके से डाइल्यूट तनु है, तो इसके अंदर ये गति करेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा परासरण की परिभाषा पे जाओ, उसमें क्या बताया कि जो तनु विलयन है, तनु विलयन में जो विलायक के अणु है वो सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये गति कब तक चलती है? तो ये गति तब तक चलती है जब तक दोनों का जो सांद्रता है या दोनों का जो मान है वो इक्वल ना हो जाए, एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, है ना। यानी कि जो तनु विलयन के जो विलायक के अणु सांद्र की तरफ जा रहे हैं ना, वो तब तक आते जाते रहेंगे जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। समझ रहे बात आप? तो इसका मतलब अब अंगूर जो है, ये अंगूर हो जाएगा मोटा। अंगूर कैसा हो जाएगा? ये मोटा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अंतः प्रासरण। बताओ बात समझ में आ रही क्या? मैंने कहा कि आपके पास अगर एक बर्तन में पानी है और इसके अंदर आप कोई किशमिश या फिर कोई अंगूर डाल देते हो या अंडा डाल देते हो, तो होता क्या है कि तनु विलयन यानी कि जल के अणु इसके अंदर जाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं अंतः प्रासरण। क्यों? क्योंकि अंदर चला जाएगा। तो अंतः का मतलब जब छोटी चीज के अंदर घुस जाएगा तनु विलयन, तो उसको कहेंगे अंतः प्रासरण। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा अंतः प्रासरण का एग्जाम्पल। यानी कि अंतः प्रासरण में सांद्रता होगी कम, सांद्रता होगी कम और तनु विलयन होगा ज्यादा, तो अंतः प्रासरण। अच्छा बाह्य प्रासरण में क्या होगा? इसमें देखो जरा, इसमें यहाँ ये होगा कि अगर मैं ये कह दूं आपको भाई कि यहाँ है आपके पास चीनी का बाखर या चीनी का रस, ठीक है। अब चीनी का रस कैसा हो? सांद्र, ठीक है। बाखर तो देखा होगा रसगुल्ले का, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो चीनी का रस कैसा होगा? सांद्र होगा। अब इस चीनी के रस में अगर आप क्या डाल दो? अंगूर डाल दो। अंगूर डाल दिया आपने, तो दोस्तों इस बार अंगूर के अंदर जो विलयन है या अंगूर के अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ वो व्यवहार करेगा तनु के तरह। क्यों करेगा? क्योंकि आपने कंसंट्रेट यानी कि बहुत ज्यादा गाढ़ा सीरा आपने इसके अंदर ले लिया, तो ये बेचारा खुद को तनु महसूस करेगा। ठीक है, जैसे अगर 1 करोड़पति आदमी के सामने एक लखपति को खड़ा कर देना तो ऐसा लगेगा जैसे लखपति गरीब हो, है ना। और अगर किसी 1000पति के सामने लखपति को खड़ा कर दे तो ऐसा लगे लखपति बहुत ज़्यादा अमीर हो, है ना, और 1000पति गरीब हो। ऐसे इससे छोटी रैंक पे आ जाओ, तो यहाँ जब हम कंपैरिजन करेंगे दो चीज़ों का, तो एक चीज़ तो हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा सांद्र, तो दूसरे को क्या मान सकते हो आप? तनु मान सकते हो इसकी तुलना में। हालांकि अंगूर के अंदर भी सांद्र ही है, लेकिन इसकी तुलना में तनु है। बात को समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है? अंगूर के अंदर तनु है, ठीक है। अब ये जो इसकी परत है बाहर वाली, ये परत कैसी है? ये परत है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब जब ये अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, तो पता है यहाँ क्या होगा? इसके अंदर के जो अणु हैं वो बाहर निकलना शुरू करेंगे, बाह्य। समझो बात, देखो नाम से पता चल रहा बाह्य। तो वो जब ये बाहर निकलना शुरू करेंगे तो अंगूर की हालत पता कैसी हो जाएगी? ये ऐसा हो जाएगा एकदम पिलपिला सा, एकदम सुकड़ सी जाएगा, ये अंदर से पिलपिला सा हो जाएगा। इसकी हालत एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे इससे क्या हुआ हो? सुक्का रोग हुआ हो, एकदम टेंडा बेडा सा हो जाएगा ये अंगूर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर का जो तनु विलयन था बच्चों वो बाहर आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? बाह्य प्रासरण। ठीक है, तो ये है प्रासरण के प्रकार। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।